टॉपिक पर आज बातचीत करने का मौका मिला है वो है एनईपी फ्रेमवर्क, डायलूशन ऑफ एकेडमिक रिगर्स एंड लॉस ऑफ वर्कलोड। ऐसे हम लोग सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 खुद एक प्राइवेटाइजेशन का दस्तावेज है। तो जब तक इसके उन बिंदुओं पर नहीं जाएंगे, मैं कबीर को लाता हूं कि कहे सुने कैसे पति आई हैं, जब लगता हाँ आप नहीं चाहिए। तो इसको देखने के लिए यूनिवर्सिटी ने हमारे पास दो फ्रेमवर्क दिया है, फ्रेमवर्क 1 एंड फ्रेमवर्क 2। एक दोनों फ्रेमवर्क जो है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो एसी में पास हुआ है उसके विपरीत है। 196 क्रेडिट का पास किया गया, जिसको घटाकर 184 क्रेडिट कर दिया गया है। 164 जो दूसरे फ्रेमवर्क में दिया है उसको भी घटा दिया गया है। इससे काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ने जा रहा है वर्कलोड पे। दूसरा, जो इसमें जो डीएसी पेपर है वो 6 क्रेडिट से कम करके 4 क्रेडिट्स में कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट, जो यहाँ ईबीएस का जो पेपर है वो 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है और एक ही सेमेस्टर में कर दिया गया है। इससे वर्कलोड काफी अल्टर्ड हो जाएगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सभी कोर्सेज पर, खास करके ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंसेस, सभी इससे एडवर्सली प्रभावित होंगे। इसके अलावा एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी क्रेडिट कोर्स, इससे काफी वर्कलोड होता है, इसको भी साइलेंटली एईसी कर दिया गया है। ये सब कंसर्न है, मेजर कंसर्न है। इसके अलावा एसीसी पेपर ऑप्शनल कर दिया गया है। 6 एंड 7 सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी कंपलसरी है, इससे भी डिपार्टमेंट के वर्कलोड घटेंगे, सभी डिपार्टमेंट इससे प्रभावित होंगे। सबसे ज्यादा वर्ष अफेक्टेड भी ये प्रोग्राम अभी को प्रोग्राम है, सभी विभाग इससे प्रभावित होंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर हिंदी के लूं तो हिंदी में 6 पेपर पढ़ाते हैं सर। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास तक हिंदी पढ़े उनको हिंदी ए, जो 10th क्लास तक पढ़े उनको हिंदी बी, जो 8th क्लास पढ़े हैं उनको सी, जो 8th क्लास तक नहीं पढ़े हैं उनको कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी क्रेडिट कोर्स में हिंदी, हिंदी डिसिप्लिन। ये 6 पेपर है और एक घट करके 2 पेपर में हो जाएगा। तो कम से कम हर कॉलेजेस में 3 से 4 शिक्षक प्रभावित होंगे, ये मेजर कंसर्न है। इससे टीचर टॉट रेशियो प्रभावित हो जाएगा, रोस्टर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, रोस्टर उलट पुलट जाएगा, वर्कलोड फ्लक्चुएटिंग होगा, इट विल हैव द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वर्कलोड। तो एब्जॉर्प्शन जो दूटा का मुद्दा है, इट विल बी अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। इसके अलावे जो फ्रेमवर्क है उसमें और भी कई सारे नकारात्मक पक्ष है, जिस पर हम लोगों ने 31 तारीख को वाइस चांसलर सर को के सामने रखा था कि इसको इमीडिएट कोर्स करेक्शन किया जाए। इसके अलावा 40% ब्लाइंड बोर्ड में जाएगा तो हमारे वर्कलोड का क्या होगा। आज सभी विश्वविद्यालय के कॉलेज में, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में 60% से ज्यादा एडहॉक टीचर्स हैं। तो हम अपील करते हैं कि इस पर संवेदनापूर्ण तरीके से विचार होना चाहिए। एक और मुद्दा, जो 4 इयर्स में कोई एक्स्ट्रा फंडिंग का प्रोविजन नहीं है। ऑफिशियल कमेटी तक कह रही है कि लैब्स के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट फंड के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो और भी चिंता का विषय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और समस्या की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोर्स तो अप्रूव हो जाते हैं, पर यूजीसी से जब ग्रांट मांगा जाता है तो यूजीसी मना कर देती है। ये भी हमारे लिए मेजर कंसर्न है। इस फ्रेमवर्क में 1 साल में 2 डिसर्टेशन का प्रावधान है, इससे क्वालिटी प्रभावित होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर क्वालिटी। एक और जो मुद्दा है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक अफेयर्स है, तो मेरा निवेदन रहा है कि सारे वर्ष एकेडमिक अफेयर्स के थ्रू हो। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछली बार भी नहीं रखा गया इलेक्टेड मेंबर को, काफी विरोध के बाद इलेक्टेड मेंबर को शामिल किया गया। एक चुनौती है जिनको इस फ्रेमवर्क के साथ ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके अलावे प्रतिदिन कुछ न कुछ यूजीसी से पत्राचार हो रहे हैं।
एज पर द पब्लिश रिपोर्ट जो है उसमें भेजा गया है, यूजीसी हैज सेंट अ लेटर टू द यूनिवर्सिटी दैट इंडियन लैंग्वेजेस, टीचिंग इंडियन लैंग्वेजेस इज डिफिकल्ट इफ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं बात करना चाहता हूँ सीयू सेट और ड्यू सेट के ऊपर। सीयू सेट और ड्यू सेट में यूनिवर्सिटी ने बड़ी क्लियरली एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास कर लिया कि हमारे ऑटोनॉमी रहेगी, ड्यू सेट होगा, लेकिन इसको भी सीयू सेट में कर दिया गया है। और एज पर द पब्लिक्स रिपोर्ट दैट ड्यू सी सेट वुड बी continued from the year 2022 to 23 and by National Testing Agency specified in para 4.42 CU set 2022 to 2023। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल अवेयरनेस, एनालिटिकल अवेयरनेस। पार्ट बी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। एंट्रेंस टेस्ट है। अभी ही हमारे कई विश्वविद्यालय के दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में काफी सीटें खाली रह गई है, और अगर जिस एंट्रेंस से होगा तब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वन will write interest in one science, humanities and commerce stream. One is bound to take the admission in the one stream only as selected for the test. However, this arrangement is not in accordance with the spirit of even NEP 2020. उसके भी विपरीत है। It has strongly recommended, NEP has strongly recommended to end the stream restriction. But if you see it will again increase the stream. So this is also the problematic area. आज का ही रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट सेंटर brings all the higher education institution on ABC platform. The ABC framework is a part of national education policy and will allow higher education institution to maintain a digital repository of credits earned by students under ABC. Student can choose to study one course in 1 year in one institution and switch to another on other next year. इसके लिए यूजीसी जुलाई 28-21 को नोटिफाई कर चुकी है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसके तहत स्टूडेंट 50% तक क्रेडिट स्कोर कर सकता है। This is problematic. It will have the huge negative impact on workload. इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं, खास करके रोस्टर प्रभावित होने वाली हैं। इसमें जो ओबीसी एक्सपेंशन से 54% इंक्रीज हुआ सीटों में, 25% टीडब्ल्यूएस से हुए, उसके अनुरूप भी वर्कलोड और टीचर्स नियुक्त नहीं किए गए हैं। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इन टीचर्स को एब्जॉर्ब किया जाए, इसके बाद एनईपी लागू किया जाए और कोई भी न्यू मॉडलिटी आती है उसको लागू करें। धन्यवाद। सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू रामकिशोर जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से हमारे जो कोर पेपर्स हैं वो उनके नंबर कम होते जा रहे हैं, क्रेडिट जो है वो भी कम होता जा रहा है। फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज है, उनको 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, अब एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से किस तरह से, और भी लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। और अगेन ये आयरनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहते हैं कि हम इंडियन भारतीय भाषाओं को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें जो वर्कलोड और जिस तरह से उसको असाइन किया गया है उससे तो इंडियन लैंग्वेजेस उसमें कहीं दिख नहीं रहा है। इंडियन लैंग्वेजेस में भी बहुत का वर्कलोड भी काफी प्रभावित हो रहा है एडवर्सली। और उसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि 4th सेमेस्टर में इतने सारे स्टूडेंट्स, फिर आप 4th सेमेस्टर के लिए एक 4th ईयर के लिए आप जो 7th और 8th सेमेस्टर ऐड कर रहे हो, और यूजीसी जो है वो फंड नहीं कर रही है। यूजीसी मतलब पब्लिक फंडेड आप इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह के आप जो एक्सपैंड कर रहे हो, एक एडिशनल ईयर दे रहे हो, 2 एडिशनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दे रहे हो, लेकिन ग्रांट तो आ ही नहीं रहा है। ग्रांट के नहीं आने से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? जैसे कि आप दोनों ने बताया कि लैब, बहुत ज्यादा लैब के लिए, लेबोरेटरी के इंस्टॉलेशन के लिए, उनके इनोवेशन के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, ग्रांट्स नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड से यूनिवर्सिटी उसको खर्च कर रही है।
और कॉलेज में भी डेवलपमेंट फंड से इस पर खर्च करेंगे। तो एक तरफ तो हमें ग्रांट नहीं मिल रहा, पब्लिक फंडेड जो इंस्टीट्यूशन है वहां से पब्लिक फंडिंग विड्रॉ किया जा रहा है, और दूसरे तरफ से कह रहे हैं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और साल को जोड़ दीजिए। और भी आपने बहुत सारे तथ्य को बताया है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को बताया है। एक चीज तो इसमें स्पष्ट होता जा रहा है इस पैनल डिस्कशन से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो वर्कलोड को बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है, और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, और उनको रेगुलराइज करने का विदाउट डिस्प्लेसमेंट एक